नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब तक आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल गई होंगी, बहुत सारी खबरें बहुत जगह से आई, आप जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा था पेपर सबमिट करने को, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था अपनी वेबसाइट पर डालने को। 15 नवंबर की डेट थी, लेकिन एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया और उसके बाद से सारी डिटेल्स हमारे सामने है। हालांकि एसबीआई ने उसके बावजूद पूरी जानकारी नहीं दी, किसको चंदा मिला है, बॉन्ड नंबर वगैरह नहीं दिया वहां पर, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है और अगली डेट 18 नवंबर की डाली है, जिसमें एसबीआई को सफाई देनी है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी हमको यह भी पता चल जाए सीधे सीधे कि किसने किसको चंदा दिया है, कौन सी कंपनी का चंदा किसके पास पहुंचा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे साफ साफ इशारा मिलता है कि किसको कितना मिला है और बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं इसमें। कल रात भर मैं इस पर रिसर्च करता रहा, देखता रहा, बहुत सारी डिटेल्स निकाल कर लाया हूं, आराम से देखिए आप। अब ये तो आप जानते ही हैं कि बाकियों की तुलना में बीजेपी को 50% से ज्यादा हिस्सा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है वो बीजेपी को मिला। इसके पहले राइटर्स ने, जो ब्रिटेन का अखबार है, उसने एक रिपोर्ट छापी जिसमें पता चला कि जो प्रूडेंट फंड होता है, प्रूडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड जो पुराना है, उसका 75% बीजेपी को गया है। यानी 100 रुपए अगर उस बॉन्ड से आए हैं तो 75% जो है वो अकेले बीजेपी को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें तो उसका 55% अकेले बीजेपी को मिला है। और 2019 में, मई के महीने में 2019 में चुनाव हुआ था, उसके ठीक पहले का अगर आंकड़ा देखें तो प्रूडेंट फंड से जो मिलते हैं पैसे वो बीजेपी को अचानक बहुत बढ़ गए और 35 बिलियन रुपयों के आसपास बीजेपी को अकेले मिले। बाकी पार्टियों की स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। तो भले अभी मिलान नहीं कराया गया है, भले अभी डिटेल नहीं किया गया है, लेकिन यह तो तय है कि ये जो पैसों की पूरी लिस्ट आई है उसमें से 55% यानी आधा से ज्यादा पैसा अकेला बीजेपी के पास गया है। यह पूरी तरह से तय है, जब लिस्ट आएगी तो मिलान करके देख लिया जाएगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आने से पहले ये जो रिपोर्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है राइटर्स की, इसको जरा सा देख लेते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि 1 अगस्त 2022, 2 अगस्त 2022 और 17 अगस्त 2022 को यह चेक भुनाए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 अगस्त 2022 को 52 करोड़ रुपए जो है, 52.5 करोड़ रुपए, 52.5 करोड़ रुपए चंदे में दिए गए। अब यह दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन है? जिसको हमारे यहां कोविड की वैक्सीन बनाने का ठेका दिया गया था। डेट नोट कीजिए तो शायद चीज आपके समझ में आएगी। 18 अगस्त 2022, 18 ऑफ अगस्त 2022 को 52.5 करोड़ का यह चंदा दिया गया और 4 दिन बाद 22 अगस्त, 22 ऑफ अगस्त 2022, यानी कि ठीक 4 दिन बाद एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आती है जो पूरे देश में मीडिया पर चलती है। उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जो हैं अदार पूनावाला, उनकी फोटो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। यानी 18 अगस्त को 52.5 करोड़ का चंदा देते हैं, 22 अगस्त को उनकी मोदी जी से मुलाकात होती है और उनको भारत में सरकारी कंपनी के होते हुए उनको ठेका मिलता है भारत में कोविड की वैक्सीन बनाने का। और उसके बाद उनका जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत नहीं 80% बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि वैक्सीन लगाना सबके लिए बेहद जरूरी था, उसके बिना आप हवाई जहाज पे भी नहीं चल सकते थे, सड़क पे नहीं निकल सकते थे, आपको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। तो हर आदमी ने 2-2 डोज वैक्सीन का लगाया। ये वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और जैसा मैंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और उस चंदे के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि राइटर्स का जो ये डिटेल है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दूसरे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, भारती एयरटेल, जिसका मोबाइल, जिसका हो सकता है सिम आप यूज करते हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारती एयरटेल ने 2 बार दिया है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये एक बड़ी मजेदार संस्था है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इसने 100 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं उस समय
प्रूडेंट फंड में इलेक्शन के ठीक पहले दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। और मजेदार बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में भी सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो फ्यूचर गेमिंग है, जो कि गेमिंग की एक संस्था है। इसने कुल 1208 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अब जो मैं बता रहा था कि कैसे ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को गया है, उसका एक सबूत मिलता है इस बात से कि उन कंपनियों को, जो टॉप 30 कंपनियां हैं, 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें 14 ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहां ईडी की या सीबीआई की या फिर किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की रेड पड़ी, और रेड पड़ने के बाद इन्होंने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड। और इसमें सबसे पहला नाम जैसा मैंने लिया, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। मैं बताऊं, हमारा चैनल कई बार हमारे पास आता है कि गेमिंग ऐप है, इसका प्रचार कर दीजिए। हम कहते हैं नहीं, जनता को गेमिंग ऐप के चक्कर में हम नहीं भरमा सकते। लेकिन गेमिंग ऐप जो है वो 1208 करोड़ रुपए का चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो फ्यूचर गेमिंग से अगर हम शुरू करें तो ईडी की रेड इनके यहां पड़ी थी और 409 करोड़ रुपए इनके अटैच किए गए थे। और टोटल मैंने आपको बताया कि 1208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद के ये टॉप पे हैं। अब इनके बारे में यह है कि ये जो कंपनी जिस सैंटियागो मार्टिन की है, उनको लॉटरी किंग कहा जाता है। सिक्किम से लेके बाकी सारी जगहों पर लॉटरी के धंधे में, जहां लॉटरी चल रही है, गड़बड़ करने के इनके ऊपर आरोप हैं। और अभी हाल में जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण गई थी वहां पर, तो चेन्नई में उनकी मुलाकात सैंटियागो मार्टिन के बेटे से हुई। तस्वीर आप देख सकते हैं। और उस बेटे के गले में बीजेपी का फंदा कह लीजिए या फिर कह लीजिए बीजेपी का दुपट्टा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको जरा शॉर्ट कर दें, लॉन्ग को शॉर्ट कर दें। सैंटियागो मार्टिन चलाता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के ऊपर 409 करोड़ रुपए का अटैच करती है उसकी संपत्ति ईडी छापा डालकर। वो कंपनी 1208 करोड़ रुपए देती है, 1208 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। और उस कंपनी का बेटा बीजेपी का दुपट्टा लगाता है, निर्मला सीतारमण से मिलता है। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि 1208 करोड़ रुपए में से बड़ा हिस्सा किसके पास गया होगा। ऐसे ही अगर हम देखें दूसरी कंपनियां जो टॉप पे चलती हैं, जो टॉप में है सबसे ज्यादा पैसा जिन्होंने दिया है, उसमें दूसरा नंबर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। इनके ऊपर भी अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स की रेट पड़ी और उसके बाद इन्होंने 821 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग समय में खरीदे हैं। ऐसे ही हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है जो चौथे नंबर पे है। इनके यहां मार्च 2020 में सीबीआई की रेड पड़ी और उसके बाद इन्होंने 377 करोड़ के 377 करोड़ का इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। पांचवें नंबर पे आप देखते हैं वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड में अगस्त 2022 में ईडी की रेड पड़ी थी और उसके बाद वेदांता 375.65 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। आगे अगर हम बढ़े तो यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके बारे में बहुत सारी कहानी है। इसके ऊपर आरोप था कि कोविड के जमाने में इसने जो है एक्स्ट्रा पैसे वसूले हैं मरीजों से और इसके ऊपर दिसंबर 2020 में रेड पड़ती है आईटी की, इनकम टैक्स की। और आप देखते हैं कि उसके बाद अक्टूबर 2021 में 162 करोड़ रुपए का 162 करोड़ का यह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। यह इकलौता हॉस्पिटल है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। आप सोचिएगा कि किसी हॉस्पिटल को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की क्या जरूरत है, जो कोविड के समय में गरीबों को, आम लोगों को लूट रहा था। वो 162 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। अगर हम आगे बढ़ें, डीएलएफ से हम सब लोग परिचित हैं। डीएलएफ को लेकर रॉबर्ट वडेरा का बहुत नाम किया गया था, लेकिन यहां मामला कुछ और दिखता है। डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड के ऊपर जनवरी 19 में सीबीआई रेड पड़ती है और जांच शुरू होती है, लेकिन नवंबर 2023 में उसके ऊपर फिर से एक बार रेड पड़ती है ईडी की। इस कंपनी ने 130 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ऐसे ही जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2022 में इनके यहां ईडी की रेट पड़ती है और ये 123 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदते हैं। तो आप देखिए कि ये वो कंपनियां हैं जो टॉप 30 कंपनियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली।
और इनमें से तमाम कंपनियां ऐसी हैं, बाकी कंपनियों के भी किस्से मैं आगे बताऊंगा, अलग तरह के मामले हैं, लेकिन ये उस तरह की कंपनियां हैं, नंबर 1 पॉइंट है, जिनके यहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जीएसटी की रेड पड़ी और उसके बाद इन्होंने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी की रेड कौन डलवा सकता है, और आखिर ऐसा क्या है कि जिनके ऊपर रेड पड़ी उन्होंने इतने बड़े बड़े अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, वकील के लिए खर्चा कम किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में ज्यादा खर्चा कर दिया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों ने क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा होगा और किससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा होगा, उसी से जो सीबीआई, आईटी, जीएसटी और इन सारे अधिकारियों से, ईडी वगैरह से आपको बचा सकता है। कंपनियां यूं ही कुछ नहीं करती, 1 रुपए मजदूर को अपने देने में इनकी हालत खराब हो जाती है, ये करोड़ों रुपए का चंदा तो किसी को क्या देंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए देती हैं। वैसे इससे बाहर भी अगर हम निकल के देखें, मतलब ये जो टॉप 30 की लिस्ट है उससे बाहर निकल के देखें तो एनसीसी जो है उसके ऊपर नवंबर 2022 में आईटी की रेट पड़ती है, उसके बाद वो 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। यशोदा हॉस्पिटल का मैंने आपको बता ही दिया, और भी ढेरों कंपनियां हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज वेबसाइट ने बाकायदा इसका रिसर्च किया था कि जिन्होंने इस तरह की रेट्स पढ़ने के बाद बीजेपी को बड़े बड़े चंदे दिए, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, वो कंपनियां जिन्होंने ईडी, सीबीआई वगैरह की रेट पढ़ने के बाद बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी इस हाथ लो और उस हाथ दो। ऐसी कंपनियां जिन्होंने बड़ी मात्रा में बड़े पैसे खर्च करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और खबरें बताती हैं कि उसके तुरंत बाद उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो इस हाथ लो उस हाथ दो की अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं नवयुग से। नवयुग का नाम चर्चा में तब आया था जब उत्तराखंड के टनल का मामला आया था, जिसमें 40 से ज्यादा मजदूर फंसे थे। आप जानते हैं उनमें उनको बचाने वाले रैट माइनर में से एक वकील हसन थे, जिनका घर दिल्ली में तोड़ दिया गया है। उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब ये जो नवयुग कंस्ट्रक्शन है, जिसको उत्तराखंड में टनल बनाने का ठेका मिला था, उसने अप्रैल 19 में 30 करोड़ का, अक्टूबर 19 में 15 करोड़ का और अक्टूबर 22 में 10 करोड़ का, यानी आप कुल मिलाकर देखें तो 45 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। और अब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगता ऐसा है कि बदले में उसको टनल का काम मिला। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नाम है मेघा इंजीनियरिंग का। आप जानते हैं तेलंगाना में जब इलेक्शन हो रहा था, कल्लेश्वरम जो प्रोजेक्ट था उसको लेके राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि ये जो है मुख्यमंत्री का एटीएम है, उसमें भयानक घपला हुआ था। मेघा इंजीनियरिंग उस घपले से जुड़ी हुई थी। 80s में, 1980s में, 89 या 88 में यह कंपनी बनी थी और पिछले कुछ सालों में इस कंपनी का जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। अब अगर इसको आप देखेंगे तो इसको 17 जनवरी 2018 की खबर है कि इसने 3100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पूरा किया। 12 मई 2023 की खबर है और यह इंपॉर्टेंट खबर है, 12 मई 2023 को इसको एक प्रोजेक्ट मिलता है थाने और बोरीवली के बीच में सड़क बनाने का, और इस प्रोजेक्ट में इसने एलटी को हराया। एलटी आप जानते हैं, लार्सन एंड टूब्रो, हमारे यहां की बहुत पुरानी और बहुत प्रतिष्ठित कंपनी, उससे इसने प्रोजेक्ट छीना और थाने बोरीवली जो प्रोजेक्ट था उसकी कुल कीमत थी 14,400 करोड़, 14,400 करोड़ का इसको ठेका मिलता है 12 मई 12 मई 2023 को। और 11 अप्रैल यानी उससे 2 महीने पहले इसने 140 करोड़ यानी 140 करोड़ रुपीस के बॉन्ड खरीदे हैं, यानी 14,400 करोड़ का ठेका। और आप कह सकते हैं उसके 10% यानी 140 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये कोई जादू ही हो सकता है कि अप्रैल 2023 में वो बॉन्ड खरीदता है इलेक्टोरल, और मई 2023 में उसको लार्सन एंड टूब्रो के ऊपर रखकर यह ठेका दे दिया जाता है, यह प्रोजेक्ट दे दिया जाता है।
एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कल्लेश्वरम में इतने सारे करप्शन के आरोप लगे हैं, उसको इतना महत्वपूर्ण ठेका दे दिया जाता है 14,400 करोड़ का, और उसके बदले में, अब बदले में मैं कह रहा हूं, हो सकता है बदले में ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बदले में 2 महीने पहले उसने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ऐसे ही एक कंपनी है एसएल माइनिंग। एसएल माइनिंग को 17 जनवरी 2023 को अगर आप देखेंगे तो उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है 27,665 करोड़ का, 27,656 करोड़ का। थोड़ा सा रिसर्च करने पे पता चलता है कि इसने कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए के 190 करोड़ रुपीस के इलेक्टोरल बॉन्ड इसके पहले खरीदे हैं। देखिए, 12 अप्रैल 2019 को 60 करोड़ के, 20 अक्टूबर 2020 को 20 करोड़ के, 6 अप्रैल 2021 को 60 करोड़ के और 4 अक्टूबर 2021 को 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, यानी 190 करोड़ के कुल बॉन्ड खरीदे गए, और 17 जनवरी 2023 को इसको 27,656 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। ऐसे ही अगर आप वेदांता को देखेंगे तो 14 मार्च 2024 की खबर है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर का एक प्रोजेक्ट लगाने की इनको अनुमति मिल गई है, और यह सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। 11 जुलाई 2023 को इन्होंने 25 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और यह इकलौता नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने काफी इलेक्टोरल बॉन्ड उसके पहले खरीदे हैं। एक और कंपनी है वंडर सीमेंट। वंडर सीमेंट को 6 जनवरी 2024 को नया प्रोजेक्ट मिलता है, और इसके ठीक 2 महीने, वैसे ही जैसे मेघा इंजीनियरिंग को ठीक 2 महीने पहले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और 2 महीने में प्रोजेक्ट मिला, वैसे ही वंडर सीमेंट को 6 जनवरी 2024 को नया प्रोजेक्ट मिलता है, और नवंबर 2023 में इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। छोटी कंपनियों की बात करें, क्योंकि बड़ी कंपनियों पे सबकी नजर जा रही है, बीजी शिर्के साहब है। बीजी शिर्के को 170 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलता है दिसंबर 2021 में, और उसके ठीक पहले वो भी बड़ी मात्रा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। ऐसे ही जीनस पावर का मामला है, 1026 करोड़ का उनको प्रोजेक्ट मिलता है, और उन्होंने 15 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तकरीबन 10% के आसपास ये भी आता है। तो नंबर 2 पॉइंट ये था कि ऐसी तमाम कंपनियां, और मैं सारी कंपनियों का नाम दूंगा तो 8-10 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए कुछ कुछ कंपनियां उठा ली हैं जो इस तरीके को बताती हैं जिससे बहुत साफ समझ में आता है कि इस हाथ लो उस हाथ दो का खेल इसके पीछे हुआ है। इधर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है और उधर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ऐसी एक और बहुत महत्वपूर्ण कंपनी का नाम आपको लेना पड़ेगा, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जिसका रजिस्ट्रेशन कानपुर में है। बड़ी मात्रा में इसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और यूपी को जानने वाले जानते हैं कि इधर लगातार इसको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। कहा यह जा रहा है कि रिलायंस का, यानी कि अंबानी और अदानी का कहीं इसमें नाम नहीं है। देखिए, इसमें इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका जितना नेटवर्थ है उससे ज्यादा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया है। कई ऐसी कंपनियां हैं कि 2022 में बनती हैं, तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं, बनते ही जैसे पहला काम उनका इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना था, उसके बाद उनकी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती है। तो जब इस पर लंबा रिसर्च होगा, मैं भी कर रहा हूं, और इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च होगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं जो सीधे अपने नाम से इन्होंने नहीं खरीदा होगा, और जिन जिन माध्यमों से खरीदा होगा उनका रिसर्च करने में वक्त लगेगा। लेकिन अंबानी साहब की कंपनी रिलायंस का नाम तो बहुत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जब इस लिस्ट को आप देखेंगे तो इस लिस्ट में एक नाम आता है क्विक सप्लाई चेन, और क्विक सप्लाई चेन ने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से कुछ बॉन्ड जो खरीदे गए हैं वो पिछले इलेक्शन के पहले, यानी 2019 के पहले खरीदे गए हैं, और कुछ बॉन्ड जो खरीदे गए हैं वो अभी हाल में हिमाचल और बाकी जगहों पे जो इलेक्शन हुआ था उसके ठीक पहले खरीदे गए हैं। और 410 करोड़ एक बड़ा मामला होता है, छोटी मोटी रकम नहीं है 410 करोड़ की। अब आप कहेंगे इसका नाम तो क्विक सप्लाई चेन है, इसको आप रिलायंस से कैसे जोड़ रहे हैं? तो थोड़ा सा क्विक सप्लाई चेन गूगल पे डाल के रिसर्च कीजिए। जो सबसे पहले मिलता है वो वेगित ग्लोबल का एक एड मिलता है जो फेसबुक पे है। इसमें वेगित ग्लोबल सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को कि क्विक सप्लाई चेन के साथ उसका कोई समझौता हो गया है, और उसमें क्विक सप्लाई चेन के ब्रैकेट में वो लिखता है रिलायंस का, ओन्ड बाय रिलायंस है, यानी कि ये इशारा कर रहा है वेगित ग्लोबल।
एक ग्लोबल थिंकर करके वेबसाइट है जहां पे बहुत सारे बिजनेस डिटेल्स होते हैं, वहां पर यह पता चलता है कि ये जो क्विक सप्लाई चेन है वो बेसिकली रिलायंस जियो की प्रॉपर्टी है। लिंक्डइन पे मैं गया, लिंक्डइन पे कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो क्विक सप्लाई चेन के कर्मचारी हैं। उनकी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्विक सप्लाई चेन के साथ रिलायंस जियो भी लिख रखा है। और सबसे मजेदार मिला एम्बिशन बॉक्स करके एक जगह। एम्बिशन बॉक्स वो जगह है जहां पर कंपनियों के एम्प्लॉय कंपनी की रेटिंग करते हैं। उसको देख के समझ में आता है कि ये जो कंपनी है क्विक सप्लाई चेन, उसके कर्मचारी बेचारे बहुत दुखी हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, उनके साथ बहुत ज्यादा उनसे काम करवाया जाता है, प्रमोशन नहीं होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि वहां पर कई कर्मचारियों ने बहुत साफ साफ इस बात को लिखा है कि ये रिलायंस की और रिलायंस जियो की कंपनी है। एक ने तो यहां तक लिखा है कि इस कंपनी को अवॉइड किया जाना चाहिए, और चूंकि ये रिलायंस की कंपनी है तो रिलायंस को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। यानी क्विक सप्लाई चेन जो है वो रिलायंस की कंपनी है जिसने 410 करोड़ रुपए दिए हैं बाकायदा चुनाव में, 2019 के चुनाव के पहले, और इधर हिमाचल और बाकी जगहों पे जो स्टेट के इलेक्शंस हुए उसके पहले दिए हैं। तो रिलायंस कनेक्शन साफ है। अडानी कनेक्शन के लिए थोड़ा वेट कीजिए, रिसर्च होगा तो निकल आएगा। लेकिन एक बड़ी बात आ रही है पाकिस्तान कनेक्शन को लेके। एक कंपनी है हब पावर कंपनी लिमिटेड। अब हब पावर जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अडानी है वो। सिंध और बलूचिस्तान में, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे उनकी फैक्ट्रियां हैं। बहुत बड़ा वो आप कह सकते हैं बिजनेस हाउस है। लेकिन जब आप ढूंढ रहे हैं, ये समझना मेरे लिए मुश्किल काम है कि पाकिस्तान की एजेंसी, पहली बात तो ये कि भारत सरकार के या भारत की किसी पार्टी को क्यों पैसा देगी, और दूसरी बात ये कि जितना छोटा अमाउंट है वो हब कंपनी के जो ताकत है, हब कंपनी जितनी बड़ी लगती है उसके सामने वो बहुत छोटा अमाउंट लगता है। आप देख रहे होंगे इसमें 10 लाख और 1 लाख का है, 1 करोड़ का भी अमाउंट पूरा नहीं होता है। तो एक और कंपनी सर्च करते हुए मिलती है हब पावर की, जो सप्लाई करती है, एलईडी वगैरह सप्लाई करती है। ये दिल्ली की कंपनी है, इसका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। तो अब ये पाक कनेक्शन पाकिस्तान का कनेक्शन है या नहीं है, इसको क्लियर नहीं कहा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हब पावर कंपनी है वो दिल्ली की ही कंपनी है, जो ये सारा कुछ आप जो क्या कहते हैं एलईडी वगैरह सप्लाई करती है। तो इसने दिल्ली की बड़ी वाली सरकार को पैसा दिया है या छोटी वाली सरकार को पैसा दिया है, ये तो जब मैचिंग आएगी तभी पता चलेगा। मजेदार बात यह है कि इसमें इंडिविजुअल्स के नाम है, केवल कंपनियों ने पैसा नहीं दिया है, इंडिविजुअल्स ने पैसा दिया। जैसे एक नाम है मोनिका। अब मोनिका ने 2-3 बार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। हम ये मोनिका कौन है ये पता कर पाना असंभव है। आप अगर मोनिका गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इतनी मोनिकाएं मिल जाएंगी कि आपके लिए यह पता लगा पाना असंभव है कि ये इंडिविजुअल मोनिका कौन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। लेकिन कुछ नाम ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है। जैसे एक नाम आता है, एक पेयर आता है कुसुम मारोटी और प्रीति मारोटी का। जाहिर है ये लोग आपस में जुड़े हुए होंगे, बहनें हो सकती हैं या कोई और हो सकती हैं। इन्होंने 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। अब मैंने तलाश किया कि ये कुसुम मारोटी और प्रीति मारोटी कौन है। तो 2 कंपनियां इनकी हैं, 2 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये डायरेक्टर हैं। पहली कंपनी है एमिनेंट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने खोल के देखा तो इसकी जो नेटवर्थ है, इसकी जो टोटल इसके पास पेड अप कैपिटल है वो सिर्फ 12,50,000 का है। केपीए मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड की तो और भी बुरी स्थिति है। अब सोचने वाली बात यह है, ये कलकत्ता बेस्ड कंपनीज हैं कि जिनकी कंपनियों की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए नहीं है, वो 50 लाख रुपए का कैसे खरीद पा रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके पीछे खेल क्या है ये तो कभी जांच हुई तभी पता चलेगी। ऐसे ही एक साहब है मयंक सिंघल, काफी पैसे वाले हैं। पीआई इंडस्ट्रीज है जिसका शेयर मार्केट बीच में काफी डाउन चल रहा था, फिर काफी बढ़ गया। शेयर मार्केट पे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में काफी खबरें आती रहती हैं। इन्होंने भी 75 लाख का बॉन्ड खरीदा है और वो अपने नाम से खरीदा है, कंपनी के नाम से नहीं खरीदा है।
अब सिंघल साहब पैसे वाले आदमी है, उनके लिए 75 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कंपनी की जगह पर अपने नाम से क्यों ये बॉन्ड खरीदे, इस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। और ढेर सारे ऐसे नाम आते हैं जिनके बारे में गूगल करने पर या ढूंढने पर कोई खास डिटेल नहीं मिलती, और उन्होंने बड़े बड़े अमाउंट के, इंडिविजुअल्स ने बड़े बड़े अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। ये कौन लोग हैं, किन कंपनियों के लिए काम करते हैं, इस पर अगर रिसर्च होगी तो बहुत कायदे से बहुत सारी डिटेल्स आएंगे, जिसमें नए नए लोगों का नाम, नई नई कंपनियों का नाम भी आ सकता है। और मैं आपको यकीनन बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो शेल कंपनियां हैं, जो कंपनियां बनाई ही गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए। मतलब एक बड़े बिजनेसमैन ने एक नई कंपनी बनाई, उससे सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड दिया ताकि अपना नाम ना आए और इलेक्टोरल बॉन्ड को जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए। जैसे मैं आपको एक कंपनी का सिर्फ नाम ले रहा हूं, एक कंपनी का नाम आ रहा है सिजनस पावर इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, स्पेलिंग इसकी है CYG, सिजनस। अब इसका जब आप रिकॉर्ड देखते हैं तो इसकी ऑथोराइज कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए है, लेकिन इसने बॉन्ड खरीदे हैं 55 लाख रुपए के। आप जब रिसर्च करते हैं तो इसको किसी ठेके का मिलना या किसी प्रोजेक्ट में इसकी एक्टिविटी वगैरह भी दिखाई नहीं देती है। तो बहुत साफ लगता है कि इस तरह की तमाम कंपनियां ऐसी बनी हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड देना था। और ये कंपनियां कैसे बनी हैं, किसने बनाई हैं, ये डिटेल जब आएगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अब एक आखिरी नाम सुपर करप्ट और सुपर बॉन्ड वाले आदमी का, यानी जो जबरदस्त करप्ट है, जिसके ऊपर करप्शन के जबरदस्त आरोप हैं और जिसने जबरदस्त मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। ये कार्यक्रम देखने के बाद गूगल खोलिएगा और गूगल पे एक नाम टाइप कीजिएगा, VM सालगांवकर। VM सालगांवकर की कंपनी ने जबरदस्त तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। लिस्ट आप पूरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इनका किस्सा सुन लीजिए। पेंडोरा पेपर्स में इनका नाम, पनामा पेपर्स में इनका नाम। 10 अगस्त 2023 को ईडी ने इनको बाकायदा रेड किया था और ईडी ने इनकी संपत्ति अटैच की थी। ये रहने वाले हैं गोवा के। गोवा में कांग्रेस की सरकार गिराकर बाकायदा बीजेपी की सरकार बनी थी। बाद में बीजेपी चुनाव जीती और सालगांवकर साहब जो हैं, अभी फिलहाल इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई चल नहीं रही है। ऐसा आदमी जिसके ऊपर करप्शन के इतने आरोप हैं, उसने जबरदस्त मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड अगर खरीदा है तो क्यों खरीदा है वो आप समझ सकते हैं। यानी यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे समय का, हमारी सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारी लिस्ट देने को, यानी कौन सा बॉन्ड किसके पास गया है। यह बात अगर 2-4 दिन में खुल के आ जाती है तो आप यकीन जानिए कि इस खबर को मेन स्ट्रीम से हटाने के लिए, इस खबर को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहां एक सवाल और है कि इन सब के साथ पीएम केयर फंड को याद कर लीजिए। पीएम केयर फंड बना था कोविड के टाइम में लोगों की मदद के लिए। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तक से पैसे काटे गए थे और उसमें खबरें आई थी किसी चीनी कंपनी ने पैसा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी ने पैसा दिया है, जाने किसने किसने पैसा दिया है। और उसको आरटीआई से बाहर कर दिया गया ताकि यह इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आए कि आखिर पीएम केयर फंड में पैसा किसने किसने दिया है और वो पैसा कहां कहां गया। एसबीआई ने यह कहा था कि इलेक्टोरल फंड का जो अमाउंट भुनाया नहीं गया था, कैश नहीं किया गया था, वो सारा का सारा पीएम केयर फंड में डाल दिया गया, जिसको क्लेम यह किया जा रहा है कि वो सरकारी नहीं है, इंडिविजुअल है। जवाब यह भी पूछना चाहिए कि आखिर आपने उस पीएम केयर फंड में पैसा कैसे डाल दिया जिसके बारे में कोई हिसाब किताब किसी को मिल ही नहीं सकता है। तो अगर पीएम केयर फंड का घोटाला कभी सामने आया तो यकीन जानिएगा कि वो कई सदियों का सबसे बड़ा घोटाला होगा। जो लोग कहते हैं न खाते हैं न खाने देंगे, उनके यहां कितना पैसा गया है इसका अंदाज लगा पाना भी मुश्किल है। अब कहा जा रहा है कांग्रेस के पास भी, निश्चित रूप से कांग्रेस को भी पैसा गया है, टीएमसी को भी गया है, डीएमके को भी गया है, सारी डिटेल आनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अवैध तरीके से, अवैध मैं कह रहा हूं, आप कह सकते हैं यह वैध तरीका है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेने की स्कीम लेके कौन आया था? स्कीम लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली जी। और जब यह स्कीम आई थी तभी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। जनता को इसकी जानकारी देने से मना कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार।
किसने रोका था कि पहले दिन से ही इसको बिल्कुल क्लियर किया जाता कि कौन पैसा दे रहा है और किसके पास आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका था। तो चूंकि आप सत्ता में हैं, आपके समय इलेक्टोरल बॉन्ड आया और उसको छुपाने की कोशिश की गई, तो निश्चित रूप से आप ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो आगे जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी, मैं और डिटेल्स लेकर आपके बीच में आता रहूंगा। अभी मैंने कुछ पॉइंटर्स में आपको बताने की कोशिश की कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खेल क्या है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। आपको क्या लगता है? आप भी मुझे बताइएगा। मैं भी जानना चाहूंगा कि जनता, दर्शक, मित्र इसको कैसे देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।